से हम क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 का सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हम क्लास 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। आज उसी को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बारे में और सब जानते हैं। सबसे पहले टर्म हमारे पास आती है रिलेशन। रिलेशन आपने कहाँ सुना हुआ है? सबसे पहले रिलेशन वर्ड कहाँ सुना हुआ है? ठीक है, जैसे ही रिलेशन आता है तो हमारे दिमाग में कौन से रिलेशन आ जाते हैं जो हमारे डेली लाइफ के होते हैं। एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, इस टाइप से। लेकिन ये हम मैथ के अंदर पढ़ रहे हैं, तो मैथ के अंदर सिर्फ हमारा किसका होगा? नंबर्स का रिलेशन होगा। किस टाइप का रिलेशन? ए इज लेस देन बी एंड बी इज इक्वल टू सी, सम टाइप। ठीक है, ए और बी हमारे पास जो है कोई भी नंबर हो सकते हैं। इन जनरल हम इनको अल्फाबेट की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले ए का कोई भी सेट है ए, और हमारे पास दूसरा सेट हो गया बी। ए सेट का बी सेट से जो हम रिलेशन लिखेंगे उसको हम किस टाइप से लिखते हैं, इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं कि ए एंड बी जो है किससे बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम पढ़ के आए थे, ठीक है, जहाँ पे ये क्या है, किस टाइप का रिलेशन, हम कोई भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसके अंदर ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है वो किससे ग्रेटर है? बी से ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैपिटल ए से ये स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है, कैपिटल स्मॉल बी से ये स्मॉल बी किससे बिलोंग कर रहा है? कैपिटल बी। ये ए और बी हमारे पास क्या है? कोई भी दो सेट हो सकते हैं। ए और बी का आपस में रिलेशन है, इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी। इसको हम क्या बोलेंगे? ए किससे रिलेटेड है? हमारा बी से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के। उसके बाद जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ध्यान हो तो आपको कि एफ ओ जी फोक बोलते थे, एंड जी ओ एफ मतलब जी और एफ का, ये जी और एफ हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन, जिसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? बाइनरी ऑपरेशन, किस टाइप के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? रिलेशन हमारे पास कितने टाइप का होता है? सबसे पहले हम देखते हैं एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन हमारे पास क्या कहता है? यदि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हमने देखा है हम उसको किससे डिनोट करते थे? 5 से डिनोट करते थे। आर कोई भी एक इस टाइप का सेट मान लिया कि उससे कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा, और जो 5 है वो हमेशा किसका सबसेट होता था? ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ द सेट ए का। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन हमारे पास क्या होता है? क्या आप यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ के आए हैं? सेम उसी टाइप से हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है। जैसे यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था? एकदम सबका बॉस था। ठीक है, बॉस मतलब एकदम उनका हेड होता था, कि हम जो है सब सारे जो उनके सब सेट लेते थे वो हम सब यूनिवर्सल सेट में से लेते थे। तो सेम इसी टाइप से यूनिवर्सल रिलेशन हमारे पास क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, मतलब इसके पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई भी एक ए सेट पे हमारा आर रिलेशन डिफाइन है, तो आर रिलेशन किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। अब जो हमारे पास मेन आते हैं वो हमारे पास मेन 3 टाइप के रिलेशन आते हैं। नंबर 1 इज द रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 इज द सिमेट्रिक, एंड नंबर 3 इज द ट्रांजिटिव। ठीक है, ये जो 3 टाइप के रिलेशन हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास क्या कहता है कि स्मॉल ए ये किससे बिलोंग कर रहा है? आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी, जहाँ पे ये जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए हमारे पास क्या है? सेट ए है। ठीक है, सिमेट्रिक के अंदर कहता है यदि कोई भी दो एलिमेंट A1 और A2 हमारे पास आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका बाद ये क्या इंप्लाइज करता है? यदि A2 और A1 भी आपके आर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल, जहाँ पे ये जो A1 और A2 है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ए सेट से यदि आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो और आपके पास ये कंडीशन फॉलो कर रही है, तो यदि आपकी ये वाली कंडीशन फॉलो करती है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि आपका A1 और A2 किससे बिलोंग कर रहा है? आर सेट से बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद A2 और जो A3 है वो भी आर सेट से बिलोंग कर रहा है।
तो ये चीज हमारे पास क्या इंप्लाइज करती है, यदि A1 और A3 भी हमारा आर रिलेशन से बिलोंग करता है, फॉर ऑल, जहाँ पे ये जो A1 है, A2 है और जो ये A3 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, A सेट से बिलोंग कर रहा है। अच्छे से एग्जांपल समझेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव ये कहता है कोई भी 3 एलिमेंट आपके सेट से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी ये वाली कंडीशन फॉलो है कि A1 A2 आर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, A2 A3 ये भी आर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, देन आपका A1 A3 भी यदि आर रिलेशन से बिलोंग कर जाता है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसको कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है यदि आर कोई भी एक रिलेशन वो आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ध्यान रखना ये तीनों कंडीशन क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। यदि ये तीनों वैलिड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास टी जो है सेट है सारी ट्राइंगल का, जितनी भी ट्राइंगल होती हैं वो इस टी सेट के अंदर है, एक प्लेन के अंदर। ठीक है, प्लेन वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो प्लेन होता है, कौन से रिलेशन के साथ, इन टी के अंदर गिवन बाई, इस टाइप से रिलेशन जो है आपका गिवन मिलेगा हर बार। रिलेशन इस टाइप से कि जो T1 और T2, T1 और T2 ये क्या है, इसके पास से ही ली गई, तो ये T1 T2 क्या होंगी, ट्राइंगल होंगी। किस टाइप की ट्राइंगल इस रिलेशन के अंदर आएंगी, जहाँ पे T1 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, T2 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आपको क्या दिखाना है कि हमारे पास क्या हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले जो है हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब यदि आपके पास T1 और जो T1 है वो दोनों किससे बिलोंग कर जाए, आर रिलेशन से बिलोंग कर जाए। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। देखो हमें कॉन्ग्रुएंट वाले कॉन्सेप्ट से पता है कि जो T1 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, खुद के ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होता ही है। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन वो जो हम 10th क्लास में वो जो पढ़ के आए थे ना, कि सारे एंगल और साइड जो है आपस में इक्वल होती है, वही हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है। तो T1 यदि T1 के कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो T1 और T1 है ये आपका किससे बिलोंग कर रहा है, आर रिलेशन से जो है बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जितनी भी ट्रायंगल होती है वो अपने आप के क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि आर रिलेशन के अंदर जो T1 और T2 है वो तो आर रिलेशन से बिलोंग करना है। अब हमें जो शो करके दिखाना है वो क्या शो करके दिखाना है कि T2 और जो T1 है वो भी आपका आर रिलेशन से क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही T1 और T2 आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये बात हमारे पास क्या इंप्लाइज करती है कि जो T1 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, T1 कॉन्ग्रुएंट होती है किसके, T2 के। ठीक है, अब एक बात बताइए, कोई भी आपके पास दो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल T1 है, ये वाली ट्रायंगल T2 है, मैंने बोल दिया कि T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 के कॉन्ग्रुएंट है, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है, A किसके कॉन्ग्रुएंट है, B के, तो इसका मतलब ये भी होता है B भी A के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सेम वही कंडीशन इस केस में फॉलो होगी। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि T2 जो है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉलो हुई तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि जो T2 और T1 है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, आर रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारे पास कहता है कि आपके पास A और B, ठीक है, वही वाली कंडीशन लगाएंगे। A और B यहाँ पे मान लिया मैंने T1 और T2 ये आर रिलेशन से बिलोंग कर रही है, और जो है इसके बाद आपका T2 और T3 ये भी किससे बिलोंग करेगा, आर रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो आपको क्या दिखाना है कि जो T1 और T3 है वो भी आर रिलेशन से क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लिखेंगे कि T1 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, T1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये बात आपकी गिवन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, एंड इसके बाद हमारे पास और क्या गिवन है कि T2 भी आपका किसके कॉन्ग्रुएंट है, T3 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यदि A B के कॉन्ग्रुएंट है, B C के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से मैं इजिली बोल सकती हूँ कि T1 जो है वो भी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, T3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ये कंडीशन फॉलो होती है तो यहाँ से मैं बोल दूंगी कि जो T1 और T3 है वो आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे ये ट्रांजिटिव हुआ, हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। 10 इसको मैं क्या बोल दूंगी कि ये मेरे पास किस टाइप की रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। अभी जो है बुक का क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए,
क्वेश्चन 11th में कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, जहाँ पे जो डिस्टेंस है पी की फ्रॉम द ओरिजन वो सेम है किससे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजन। ठीक है, पी की डिस्टेंस ओरिजन से वो कैसे सेम है, जो क्यू की डिस्टेंस ओरिजन से सेम है उतनी है। तो ये आपके पास क्या होनी चाहिए, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या शो करके दिखाना है कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पी, सेट है उन सारे पॉइंट का जो पी से रिलेटेड है लेकिन वो 0 0 के इक्वल नहीं है। वो क्या है, एक सर्कल बना रहा है जो पास हो रहा है पी से विद ओरिजन एट द सेंटर, जहाँ पे जिसका सेंटर क्या है, ओरिजन है। तो देखो ए सेट मैंने क्या मान लिया, ए सेट हो गया मेरा पॉइंट इन दी प्लेन, प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं ना उनका मान लिया। रिलेशन किस टाइप से, पी और क्यू इस टाइप से है कि जो डिस्टेंस है पी का वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ क्यू के इक्वल है। इसको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए डिस्टेंस ऑफ पी और डिस्टेंस ऑफ पी किसी भी पॉइंट का उसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो इसका मतलब पी और पी किससे बिलोंग कर गया, आर रिलेशन से बिलोंग कर गया। इसके बाद सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम क्या लेते हैं, पी और क्यू इस आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यदि ये आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पी और क्यू ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब यदि ए और बी इक्वल है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, बी और ए भी इक्वल है, तो क्यू पी भी आर रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। अब आगे मेरे को क्या दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेते हैं कि पी क्यू आर रिलेशन से है, क्यू एस ये आर रिलेशन से, इसका मतलब इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये हो गई, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये हो गई। जब आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से डी की वैल्यू क्यू के इक्वल है, फिर यहाँ से क्यू की वैल्यू एस के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ डी पी की वैल्यू डी एस के इक्वल है। तो इसका मतलब पी और एस किससे बिलोंग कर गया, आर से बिलोंग कर गया। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के बाद अब हमें क्या दिखाना है कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू द पी जो 0 0 के इक्वल नहीं है, इस दिस सर्कल वो क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है जो पास हो रहे हैं कौन से पॉइंट से, पी पॉइंट से, किसके साथ, ओरिजन के साथ। अब देखो डीपी और डी क्यू आप कोई भी पॉइंट ले लो, सबकी डिस्टेंस जो है आपस में इक्वल है। और जो हमारे पास सर्कल की डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि ओरिजन से जो आप डिस्टेंस लेते हो लास्ट वाले पॉइंट पे वो सबकी जो है इक्वल होनी चाहिए। तो आप जब डीपी ले रहे थे तो वो भी इक्वल था, डिस्टेंस ऑफ क्यू ले रहे थे, डिस्टेंस ऑफ एस ले रहे थे, वो सब इक्वल था। देखो डीपी और डी क्यू एज ए डेफिनेशन ऑफ सर्कल इज दैट ऑल द पॉइंट आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन। ठीक है, सर्कल की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि जितने भी पॉइंट होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस मतलब उनकी जो डिस्टेंस है ओरिजन से वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसके बाद हम जो है क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम जो फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। क्या होता है फंक्शन, कि जितने भी प्री इमेज है उनकी यूनिक हमारे पास क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है हम फंक्शन के टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम जो है दूसरा नाम क्या भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इस फंक्शन के अंदर क्या होता है, मान लिया एफ कोई भी फंक्शन है, एक्स से लेके वाई तक, एक्स जो है हमारी डोमेन होती है, वाई जो है हमारी क्या होती है, रेंज होती है। इसके अंदर फॉर एवरी x1 और x2 जो हमारे कैपिटल एक्स मतलब इस डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि f ऑफ x1 भी किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ x2 के इक्वल है। तो ये बात क्या इंप्लाइज करती है कि x1 की वैल्यू x2 के इक्वल है, तो हम क्या कह देंगे, ये 1 1 है। अदरवाइज ये 1 1 नहीं होगा, ये कंडीशन फॉलो नहीं करती, तो अदरवाइज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। नहीं आया समझ में, एग्जाम्पल से हम इसको जो है समझ लेते हैं। एफ कोई भी फंक्शन है, एक्स से लेके वाई तक है, एक्स डोमेन के अंदर 1 2 3 है, वाई के अंदर ABCD इस टाइप से है कि सारी प्री इमेज की एक हमारे पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो उस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो इस टाइप का फंक्शन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारे पास मैनी वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 की इमेज भी आपके पास A है, 2 की इमेज भी आपके पास A है, कि दो अलग अलग प्री इमेज की सेम इमेज हमारे पास मिलती है तो मैनी वन। लेकिन सभी अलग अलग प्री इमेज की हमारे पास इमेज भी अलग अलग होती हैं, तो वो हमारा 1 1 फंक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन कहता है कि f कोई भी फंक्शन है, x से लेके y तक इस टाइप से डिफाइन है कि जितने भी एलिमेंट है ना y के, एवरी एलिमेंट ऑफ द y
इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ द एक्स कि मतलब जितने भी एलिमेंट है वाई के वो जो है कुछ ना कुछ इमेज रखते हैं किसके अंदर, एक्स के एलिमेंट के अंदर। ठीक है, सेम इसी टाइप से हम जो है इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, कहने की बात ये है कि y के पास, इसकी रेंज के पास कोई भी जो है वैकेंट एलिमेंट इस टाइप से नहीं बचना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है, यदि कोई फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है और जो ऑन टू फंक्शन भी है वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 4 एक्स के पास एलिमेंट है और इसके पास है ए बी सी डी, इस टाइप से ले लेते हैं। ठीक है, तो जो इस टाइप का जो ये फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू की तो सिर्फ ये कंडीशन है कि इसके पास कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है, तो ये वाली फॉलो हो गई। फिर 1 1 की ये कंडीशन है कि सारी इसके पास प्री इमेज के पास यूनिक इमेज होगी। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, हमारे पास क्वेश्चन हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स किस टाइप का फंक्शन है, 2 ऑफ एक्स इस टाइप का फंक्शन है। इसे हमें क्या दिखाना है कि ये आपके पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो सबसे पहले 1 1 के लिए कोई भी x1 और x2 एलिमेंट हम जो है और ये जो सेट है वो ये ध्यान रखना कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक है। तो यहाँ से f ऑफ x1 हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, f ऑफ x2 के इक्वल लेके चलेंगे। f ऑफ x1 का मतलब है ट्वाइस ऑफ x1, f ऑफ x2 ट्वाइस ऑफ x2। क्या यहाँ से x1 और x2 आपस में इक्वल आ गए, तो ये मेरा क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, सेम इसी टाइप से ऑन टू की कंडीशन किसके इक्वल होती है, f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, y के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि f ऑन टू नहीं है। f क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि एज दी वन जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा x एग्जिस्ट नहीं कर रहा जहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे इमेज मिल जाए। क्या मतलब समझे, आप x की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, फंक्शन इस टाइप से है ना, x की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, आपका जो है 1 वो नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, हो सकता है और भी नंबर हो। ठीक है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, नॉट ऑन टू। यदि ऑन टू नहीं हुआ तो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन कहता है कि ये 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो इस टाइप से फंक्शन है, कहाँ से लेके कहाँ तक, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप जो है इन डोमेन में से कुछ भी ले सकते हो। एक बार जब आपने वैल्यू 1 ली तो 2 आ गया, जब आप वैल्यू 2 ले रहे हो तो 4 आ गया, जब आप वैल्यू 3 ले रहे हो तो 6 आ गया। इस टाइप से करके आ रहा है। लेकिन ये बताओ क्या कहीं भी आपके पास 1 आया, क्या कहीं भी आपके पास 3 आया, कहीं भी वैल्यू 5 आएगी, नहीं आएगी ना। देखो, जब आप 1 ले रहे हो तो आपके पास 2 आ गया, 2 लिया तो 4 आ गया, ठीक है, 3 लिया तो 6 आ गया। लेकिन ये वाले नंबर तो बच गए। ऑन टू तो कहता है कि इधर तो एक भी नंबर नहीं बचना चाहिए, लेकिन इधर तो ये सारे ओड नंबर हमारे पास बच रहे हैं। ये तो सिर्फ इवन नंबर को कवर करेगा। इस वजह से ये फंक्शन आपके पास क्या नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन है। इसके बाद देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो आपके पास क्या होता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं f इज सच दैट f और g कोई भी दो फंक्शन है, f कोई भी फंक्शन है a से लेके b तक डिफाइन है, g कोई भी फंक्शन है वो b से लेके c तक डिफाइन है। किस टाइप से है, अब जो इनका जो कंपोजिशन होगा ना f और g का, उनको हम किस टाइप से डिनोट करते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं g ऑफ f। ठीक है, g ऑफ f किस टाइप से डिफाइन होगा, ये a से लेके c तक डिफाइन होगा। क्या समझे, g ऑफ f हम देख रहे हैं तो वो कहां से लेके कहां तक, a से लेके इस सेट c तक डिफाइन होगा। और g ऑफ f ऑफ x इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, g ऑफ f ऑफ x के इक्वल हो जाएगी, जहाँ पे ये जो x है ना, फॉर ऑल x किससे बिलोंग कर रहा है, a सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये फंक्शन ही यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है। ठीक है, x ये हमारा डोमेन होती थी, ये रेंज होती थी, उसी टाइप से करके। ठीक है, एक जो है हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से ये हमें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल में मान लेते हैं f कोई भी फंक्शन है जहाँ पे 2 3 4 5 से लेके ये कहाँ तक डिफाइन है, 3 4 5 9 तक डिफाइन है। और g हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है जो 3 4 5 9 से लेके कहाँ तक डिफाइन है, 7 11 और 15 तक डिफाइन है। कोई भी दो फंक्शन है इस टाइप से है कि यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू आपकी 3 है, f ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 है,
f(4) की वैल्यू और f(5) की वैल्यू दोनों इक्वल है, जो कि 5 के इक्वल है। फिर इसके बाद g(3) की वैल्यू और जो g(4) की वैल्यू है वो 7 के इक्वल है, एंड जो g(5) है और जो g(9) है वो आपका किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ये सब क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब जो हमें फाइंड करना है वो हमें क्या फाइंड करना है, g(f) फाइंड करना है। ठीक है, तो हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, 1 by 1 निकालते हैं। g(f)(2), जब g(f)(2) निकालेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा g(f)(2). f(2) की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। g(3) की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हमारी 7 के इक्वल आ गई। ठीक है, सेम इसी टाइप से निकालना है। अब यदि मैं आपको बोलूं g(f)(3) आप जो है फाइंड कीजिए, इसका मतलब आ जाएगा g(f)(3). f(3) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f(3) की वैल्यू है हमारे पास 4, एंड g(4) की वैल्यू ये भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसी टाइप से करके सारे नंबर फाइंड करने हैं, सेम इसी टाइप से। लेकिन कंडीशन ये है, ये फंक्शन इसके अकॉर्डिंग डिफाइन होना चाहिए, f(a) से लेके b तक, फिर g(b) से लेके c तक। इसी वजह से ये कहां से कहां तक डिफाइन होगा, a से लेके इस c फंक्शन तक डिफाइन हो जाएगी। ऊपर वाली कंडीशन जो है फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्या आ जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन। अब ये जो इन्वर्टिबल फंक्शन है उसकी कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि मान लिया f कोई भी फंक्शन है, x से लेके y तक डिफाइन है, यदि वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इफ ऐसा कोई भी फंक्शन g ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। कैसा g फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि जब आप g(f) निकाल रहे हो तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है x के अंदर, लेकिन जब आप f(g) निकाल रहे हो तो आइडेंटिटी फंक्शन y के अंदर आ रहा है। अब जो ये फंक्शन है ना g, इसको मैं क्या कहूंगी, इनवर्स कहूंगी। किसका, f का इनवर्स कहूंगी, और इसको जो है किससे डिनोट करूंगी, मैं f इनवर्स से क्या कर सकती हूँ, डिनोट कर सकती हूँ। इन्वर्टिबल फंक्शन कहता है f कोई भी फंक्शन इस टाइप से है, यदि ऐसा कोई g फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि जब आप g(f) निकाल रहे हो तो आइडेंटिटी फंक्शन x आ रहा है, f(g) निकाल रहे हो तो आइडेंटिटी फंक्शन y आ रहा है। ठीक है, तब इस केस में देन मैं क्या कह दूंगी कि जो g है ना वो इनवर्स हो जाएगा f का, और इसको f इनवर्स से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब इसका हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लिया f कोई भी एक फंक्शन नेचुरल नंबर से लेके y कोई भी एक सेट तक डिफाइन है। ठीक है, किस टाइप से है, जहाँ पे f(x) की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 4x + 3 आ गई है। अब ये y सेट तक है, y सेट को हमें बताना तो पड़ेगा। y सेट ये है जहाँ पे ये स्मॉल y नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। स्मॉल y का मतलब है ये क्या है, 4x + 3, 4 सम कुछ नेचुरल नंबर जहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहा है, n से बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या चीज शो करके दिखानी है कि f हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्टिबल आ जाएगा। सबसे पहले इसको इन्वर्टिबल शो करेंगे। इन्वर्टिबल शो करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक स्मॉल y है, वो कैपिटल Y से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है। अब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, y की वैल्यू 4x + 3 है, y की वैल्यू 4x + 3 है, तो क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। x की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आ जाएगी, y - 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मैं अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, दूसरा फंक्शन g जो कहाँ से लेके कहाँ तक है, y से लेके n तक डिफाइन है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं g(y) की वैल्यू निकाल रही हूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ रही है, y - 3/4, इसके तो इक्वल आ रही है। अब यहाँ से भाई वो जो इसकी इन्वर्टिबल की कंडीशन होती थी g(f) का मतलब g(f)(x), f(x) का मतलब मेरे पास कितना है, 4x + क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। g(4x + 3), अब देखो g(y) की वैल्यू ये है, लेकिन मेरे को g(4x + 3) की वैल्यू निकालनी है। तो जहां y है वहां मैं क्या पुट कर देती हूँ, 4x + 3 पुट कर देती हूँ। जहां y है वहां मैंने 4x + 3 पुट किया, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, x के इक्वल आ गई है। ठीक है, तब मैंने g(f) निकाला तो आइडेंटिटी फंक्शन किसका आ गया, x का आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अब मैं निकालती हूँ f(g) का मतलब है f(g)(x). ठीक है, f(g)(x) का मतलब है g(x) की हमारे पास वैल्यू कितनी है, इतनी है। g(y) की वैल्यू यदि ये है तो g(x) की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x - 3 अपॉन कितनी, 4। पुट किसके अंदर करनी है, f(x) के अंदर पुट करनी है। तो जब ये f(x) के अंदर जो है मैं ये वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 × x - 3/4
+3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x - 3 x + 3, तो इसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, y के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, कहोगे y के इक्वल कैसे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से है ना हम स्टार्टिंग से y लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हमें फोग दिखाना है आइडेंटिटी फंक्शन y के अंदर, तो ये y का फंक्शन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी किसकी आ जाएगी, y की आ जाएगी। यहाँ पे हम x का लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ हम किसका लेके चलेंगे, y का लेके चलेंगे, इस वजह से कि ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे गोफ तो जो है x का आ गया, ये और जो ये फोग है वो आइडेंटिटी फंक्शन y का आ गया। अब ये दोनों कंडीशन हमारे पास फॉलो कर रही है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो f है ना वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। इन्वर्टिबल फंक्शन होने के बाद ये कह रहा था कि जो है आप इसका इन्वर्स फाइंड करो, तो इसका इन्वर्स यही आ जाएगा, जो ये g की वैल्यू थी ना वही क्या आ जाएगा, f का इन्वर्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो g है वो इन्वर्स हो जाएगा f का। g की वैल्यू मैं पहले ही फाइंड कर चुकी हूँ, जो कि जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, f इन्वर्स से डिनोट करते हैं। चाहे इसको g बोल दो, चाहे इसको क्या बोल दो, f इन्वर्स के इक्वल बोल दो। ठीक है, तो इसी के साथ भाई हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम सेकंड चैप्टर देखें। राधे राधे।